हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिक्स में जो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो पहले इन दोनों को समझेंगे कि ये दोनों होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस all the forces acting on body are balanced then forces in equilibrium। नेक्स्ट देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। जीरो इफेक्ट under the action of applied forces, then body will be in equilibrium and applied forces are also in equilibrium। अब इन दोनों डिफिनीशन को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या होता है और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो इसमें दो केसेस ले रहे हैं, एक फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। तो फर्स्ट केस में कोई एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जो कि सरफेस पर ऐसे रखा हुआ है, और ये बॉडी हमारा 2 डायमेंशनल है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस में है एंड वाई एक्सिस में है। अगर इस बॉडी पर हम एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, और इस बॉडी का कोई मास m होगा, और मास m होगा तो इसका कोई वेट भी होगा, वेट जो कि w है। लेकिन ये w इस सरफेस पर रखने की वजह से ये डाउनवर्ड कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। बट वही अगर हम एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन का कोई एक लोड लगा रहे हैं, तो ये बॉडी, ये जो फोर्स है इस बॉडी को मोशन में लाने की कोशिश करेगा। तो ये जो बॉडी है ये आपका नॉन इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये जो बॉडी है नॉन इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है, मतलब डिफिनीशन देखिए क्या है, जीरो इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस देन द बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम। मतलब कि अगर ये जो फोर्स लगा रहे हैं इसका जीरो इफेक्ट है तब ये बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन से हम एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि इस बॉडी को, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर देगी, इसलिए ये बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है। और जो फोर्स है, ये भी आपका नॉन इक्विलिब्रियम फोर्स है। वही अब सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे कि ये कोई एक बॉडी है और ये भी 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस एंड
वाई एक्सिस। इस बॉडी में इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो मतलब कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव, और इधर से भी हम 10 न्यूटन का लगा रहे हैं लोड। मतलब कि अगर ये डाउनवर्ड, तो इस सरफेस की वजह से ये तो बैलेंस है डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे सरफेस है, जितना लोड इसका mg लग रहा है, इसको नीचे से एक रिएक्टिव फोर्स करके इसको नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स लगेगा जो कि इसको बैलेंस करेगा। लेकिन इधर से हम दो लोड लगा रहे हैं, एक इस साइड से 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, एक इस साइड से 10 न्यूटन से लगा रहे हैं। लेकिन पहले वाले केस में हम देख रहे थे बस एक साइड से इसको हम लोग 10 न्यूटन का लगा रहे थे, तो ये बॉडी क्या कर सकता है, ये तो मोशन कर सकता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये आपका मोशन नहीं करने देगा, क्योंकि इधर से भी 10 न्यूटन का लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का लग रहा है, तो ये बॉडी कैसा रहेगा, रेस्ट में। लेकिन ये जो बॉडी है ये आपका मोशन में था, लेकिन ये वाली बॉडी आपका रेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इक्वल लोड का फोर्स लग रहा है, इसलिए इस बॉडी को ये मूव नहीं होने देगा और ये आपका रेस्ट में रहेगा। और ये डिफिनीशन को भी मतलब फुलफिल कर रहा है। जीरो इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इन देन बॉल, मतलब जीरो इफेक्ट, क्योंकि इधर से अगर हम लोग 10 न्यूटन लगा रहे हैं, ये आपका मतलब एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, तो इधर वाला क्या पॉजिटिव होता है, इधर वाला नेगेटिव। तो अगर 10 न्यूटन इधर हम निगेटिव लगा रहे हैं, तो इधर से भी तो पॉजिटिव भी 10 लगा, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो इफेक्ट हो, फोर्स का इफेक्ट क्या है, जीरो हो जा रहा है। तो इस टाइप के बॉडी को हम लोग बॉडी जो है इसको इक्विलिब्रियम बॉडी बोलेंगे। और इस फोर्स को, ये जो दोनों फोर्स लग रहा है, इसको इक्विलिब्रियम फोर्स बोलेंगे। और इसमें ओवरऑल जो इफेक्ट होगा, जो नेट इफेक्ट आएगा इस बॉडी में, नेट इफेक्ट आएगा, वो नेट इफेक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब R = 0। बट इसमें जो नेट इफेक्ट आ रहा था, नेट इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट नॉट इक्वल टू जीरो, नेट इफेक्ट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब R जो मतलब नेट इफेक्ट जो R है वो क्या है, जीरो नहीं है। तो ये तो आपका मतलब ये तो इक्विलिब्रियम फोर्स इसी को मतलब बोलेंगे, जब मतलब कि इस बॉडी में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे बैलेंस हों, तो उस टाइप के फोर्स को हम इक्विलिब्रियम फोर्स बोलेंगे। और अगर बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब कि वो बॉडी रेस्ट में है, लोड लगाने की वजह से भी अगर बॉडी रेस्ट में है, तो उस टाइप की बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो अब देखेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से कि अगर कोई एक बॉडी है, उसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो उसका देखेंगे इफेक्ट क्या होता है, मतलब देखेंगे उसकी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड इक्वेशन इन फोर्स सिस्टम में देखेंगे कि उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है और उसका इक्वेशन क्या है। अगर ये कोई बॉडी है, इसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4 एंड F5। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी में, तो इस टाइप के हम लोग फोर्स को क्या बोल सकते हैं, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखा था कि कंकरेंट फोर्स होता है जो एक ही पॉइंट से सारे फोर्स पास करे, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कंकरेंट फोर्स। और ये 2D है, इसलिए इसको कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स बोलेंगे।
तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि अब ये बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो ये जो फोर्स लग रहे हैं तो इसमें नेट इफ़ेक्ट निकालेंगे। नेट इफ़ेक्ट, जो नेट इफ़ेक्ट रहेगा वही रिजल्टेंट रहेगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स मतलब आर। तो अगर ये इतने सारे फोर्स लग रहे हैं तो इसमें दो ही केस बन सकता है। एक आपका जो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 हो सकता है इस फोर्स की वजह से, या तो सेकेंड केस बनेगा रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू, जो रिजल्टेंट फोर्स है नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो रिजल्टेंट फोर्स है 0 है, तो इसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है। मतलब अब ये सारे जो फोर्स लग रहे हैं तो इसका जो नेट हम लोग इफ़ेक्ट निकाल रहे हैं वो क्या है, 0 है। तो इसके लिए अगर 0 है तो जो बॉडी रहेगी, बॉडी कैसी रहेगी आपकी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, इक्विलिब्रियम। और बॉडी का जो स्टेट रहेगा वो कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। क्योंकि जो रिजल्टेंट है मतलब ये सारे फोर्स लोग कोई उस पर इफेक्टे नहीं डाले हैं, तो जो बॉडी का मतलब स्टेट क्या होगा, रेस्ट होगा। और इस टाइप के कंडीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों ने इस टाइप के फोर्स के एनालिसिस किया था, जिसमें हम लोग क्या निकाले थे, इसके जितने भी हॉरिजॉन्टल, इसको रिजॉल्व किए थे, जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्स था उसको हम लोग समेशन एफएक्स के फॉर्म में निकाले थे, और जो वाई वाला था समेशन वाई के फॉर्म में निकाले थे। तो इसी का अगर हम लोग वो लिए थे रिजल्टेंट के लिए आर इक्वल टू, तो समेशन एफएक्स का होल स्क्वायर करके समेशन एफ आई का होल स्क्वायर करके, यही हम लोग क्या निकालते, रिजल्टेंट निकाले थे। लेकिन हमको पता है कि ये क्या है, बॉडी क्या है, रिजल्टेंट 0। तो इसको 0 होने के लिए हम लोग क्या मतलब इसमें कंडीशन हो सकता है, जो समेशन एफ एक्स निकाल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जो एक दूसरा वाला समेशन एफ वाई है इक्वल टू 0, ये अगर जब दोनों 0 होंगे तभी ये बॉडी जो है ये हमारा मतलब रेस्ट में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, और जो इसका रिजल्टेंट है वो भी 0 आएगा। लेकिन अगर वही सेकेंड केस में हम लोग देखे थे कि जो r नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें क्या हो सकता है कि ये तो बॉडी आपका मतलब ये जो रिजल्टेंट है 0 नहीं है, तो बॉडी क्या कर सकती है, बॉडी मूव कर सकती है। तो इसमें मूव करेगी तो इसमें कंडीशन देखेंगे, तो ये तो नॉन इक्विलिब्रियम हो गया, नॉन इक्विलिब्रियम। और इसमें जब बॉडी मोशन में आएगी तो इसमें मेनली 3 टाइप्स के ही मोशन होंगे। एक आपके होंगे पहले ट्रांसलेशन मोशन। अगर बॉडी आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो जो बॉडी है उसमें मोशन होगा। वो मोशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, दूसरा रोटेशनल मोशन, तीसरा क्या है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन है। तो अपने मैकेनिक्स में ये वाला केस नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना नहीं है। मेनली हम लोग इस पर फोकस करना है, जो रिजल्टेंट आपका 0 हो जा रहा है। तो इसके लिए जो कंडीशन था कि जो समेशन एफ एक्स था उसको भी 0 होना था, और जो समेशन एफ वाई था 0 होगा, तभी जाके ये बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में आएगा, और इसको जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपका 0 होगा। अब इसी में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फ्री बॉडी डायग्राम। FBD मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम। जो फ्री बॉडी डायग्राम है, यहीं से हमारा जो मैकेनिक्स का जो बेस है यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि किसी भी बॉडी का जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे
इसके कुछ छोटे छोटे जो टर्म हैं, जैसे इसमें एक एक्टिव फोर्स लगता है, एक्टिव फोर्स। तो एक्टिव फोर्स होता है एक होता है आपका रिएक्टिव फोर्स। तो सबसे पहले इन दोनों की हम लोग डिफिनीशन देखेंगे कि क्योंकि ये फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी की एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्टिव फोर्स होता क्या है। एक्टिव फोर्स, तो एक्टिव फोर्स ये एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स होता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स दैट ट्राई टू मूव द बॉडी। मतलब कि ये मतलब कि ये एक्सटर्नल फोर्स होता है जो मतलब जो बॉडी पर लगेगा, उस बॉडी को ये मूव करने की कोशिश करेगा। दूसरा है रिएक्टिव फोर्स। तो रिएक्टिव फोर्स में ये भी इट इज़ द फोर्स दैट ट्राई टू oppose the motion of the body। तो अगर किसी बॉडी में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स की वजह से उस बॉडी को वो मोशन में लाने की कोशिश करेगा, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग एक्टिव फोर्स बोलेंगे। और उसी बॉडी में अगर जब एक्टिव फोर्स लग रहा है, जब मोशन लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी टाइम एक रिएक्टिव फोर्स भी डेवलप होता है जो कि उस मोशन जो है उसको अपोज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इसमें बहुत सारे केस होते हैं और इसमें भी जो एफबीडी हम लोग ड्रा करते हैं, तो ये मेनली आपके जैसे कोई एक बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, ये सरफेस है, तो जैसे तो इसका जो वेट है, जैसे इसका मास कोई m होगा, तो इसमें कोई एक को इसमें मास है तो इसका कोई वेट भी होगा w, जो कि हमेशा mg। जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें तो ये तो जो वेट है mg डाउनवर्ड लगेगा ही mg, और जो ये सरफेस है इसी mg जो वेट लग रहा है इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जब इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे तो इसको इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कि इसको अपोज करेगा। यही आपका जो डाउनवर्ड लग रहा है यही आपका एक्टिव फोर्स है, और जो इसको अपोज कर रहा है वो आपका रिएक्टिव फोर्स है। और ये जब भी कांटेक्ट वाला है ये हमेशा इसमें परपेंडिकुलर, इस कांटेक्ट पर जो सरफेस है परपेंडिकुलर लगेगा। और एफबीडी वाले में यही चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जो कोई अगर बॉडी किसी सरफेस या वॉल से कांटेक्ट में है तो उसको हम लोग सेपरेट करेंगे वॉल से या फ्लोर से, और इसको हम लोग एफबीडी में इसको रिप्रेजेंट कराएंगे, मतलब करते हैं इन फॉर्म ऑफ रिएक्टिव फोर्स एंड एक्टिव फोर्स के। तो यही सारा चीज़ हम लोग एफबीडी में करते हैं। तो इसमें देखेंगे 2-4 एग्जांपल एफबीडी ड्रा करके कि कैसे एफबीडी ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्पेयर ले रहे हैं, स्पेयर और बॉल लेंगे, रेस्टिंग ऑन सरफेस। तो यही है जो एक मतलब कि स्पेयर है जो कि इस सरफेस के कांटेक्ट में है। तो इसका जो मेन जो वेट है इसके सेंटर पर लगेगा, वो भी डाउनवर्ड लगेगा W, और इसी को W की जो वैल्यू होगी mg, W लग रहा है। और जो कांटेक्ट है A, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसको हम लोग डिवाइड कर दें, इस सरफेस को अलग, जो ये है सरफेस है,
और ये आपका ये बॉडी है। तो इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने के बाद देखेंगे कि इसमें एक जो रिएक्टिव फोर्स कितना लग रहा है और एक एक्टिव फोर्स कितना लग रहा है। तो ये आपका स्पेयर हो गया, तो स्पेयर हो गया। तो ये जो जो वेट है इसके सेंटर ऑफ मास से, मतलब जो सेंटर पॉइंट वहाँ से पास करेगा, तो ये तो जी है, यही आपका। और जो वेट लग रहा है, जो डाउनवर्ड वेट लग रहा है, W = mg। और इसी को अपोज करने के लिए सरफेस पर हमेशा एक नॉर्मल परपेंडिकुलर रिएक्टिव फोर्स लगेगा, यही आपका एक्टिव फोर्स है। और इसको अपोज करने के लिए नहीं ये एक्टिव नहीं, एक्टिव फोर्स है, एक्टिव फोर्स है। और इसको अपोज इसके परपेंडिकुलर एक आपका रिएक्टिव फोर्स डेवलप होगा, रिएक्टिव फोर्स, जिसको कि NA, क्योंकि ये जो सरफेस है इस पर हम लोग डिनोट किए थे ए पॉइंट से, तो यही NA। तो इसका फ्री डायग्राम यही बनेगा। अब दूसरे केस में देखेंगे हम लोग कि कोई एक स्पेयर है इन V ग्रुप, मतलब कि स्पेयर है, स्पेयर इन दूसरा स्पेयर इन V ग्रुप मतलब कि जैसे ऐसे एक V ग्रुप बना है और इसी में ये स्पेयर है। तो इसमें देखेंगे हम, इसका जो स्पेयर का जो वेट है नीचे W लगेगा, और ये कंटेक्ट A है और ये कंटेक्ट B है। तो इसका FBD ड्रा करेंगे। तो FBD ड्रा करने के लिए पहले हम सबसे पहले स्पेयर बना लेंगे। और इसमें हम बताए थे कि जो ये सरफेस है जहाँ से कंटेक्ट है, इसके एक परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर रिएक्टिव फोर्स लगेगा। ये तो सेंटर से पास करेगा, ये W मतलब mg। और एक यहाँ से जो ये सरफेस है जो ऐसे है, तो ऐसे सरफेस है, तो यहाँ हुआ, और एक ये है। तो ये पॉइंट आपका था। तो इस पर जो ये जो है, इसी पर आपका रिएक्टिव फोर्स लगेगा NA। और ऐसे ही फ्री बाई डायग्राम बनेंगे, फ्री बाई डायग्राम। तो यहाँ से जो रिएक्टिव फोर्स लगेगा NB, और ये भी पूरा परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो इसका ऐसे हो गया। और नेक्स्ट केस देखेंगे इसी में, तीसरा है कि जो कोई हैंगिंग है, हैंगिंग रोलर मतलब कि ऐसे कोई एक सरफेस है और इस पर कोई एक स्पेयर है, यहाँ से कंटेक्ट A है और यहाँ से कोई सेंटर से, ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग और रोप। तो इसका FBD बनाएंगे। तो इसका FBD बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले स्पेयर बना लेंगे। स्पेयर बन गया और ये हो गया। तो जो डाउनवर्ड लगेगा इसका वेट W = mg। अब इसका कंटेक्ट इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमने बताया था कि कंटेक्ट पर एक नॉर्मल बिल्कुल लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स लग गया। और इसमें जब स्ट्रिंग या रोप का केस आता है, तो इसमें हमेशा एक ये टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा दोनों साइड से। और ये जो रेडियस है, जो ये मतलब स्ट्रिंग है, तो एक ऐसे टेंसाइल और एक यहाँ से टेंसाइल हमेशा फोर्स डेवलप होगा। तो इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे, ऐसे टेंसाइल T। तो ये तो हैंगिंग रोलर का केस होगा, इसका FBD हम लोग ड्रा कर दिए। अब ऐसे ही सीढ़ी का देखेंगे, लैडर का। चौथा केस है लैडर।
तो लैडर में ये आपका सरफेस हो गया, ये आपका लैडर हो गया। तो ये तो आपका फ्लोर हो गया, और ये पॉइंट ए है जहाँ से कांटेक्ट है, ये पॉइंट बी हो गया। ये आपका लैडर है। तो इसमें हम देखेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। तो ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट था, ए पॉइंट था और ये बी, यहाँ पर जो रिएक्टिव फोर्स लगेगा एन ए, और यहाँ पर जो रिएक्टिव फोर्स लगेगा एन बी। और ये तो आपका डाउनवर्ड इसका वेट का W=mg लगा। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है किसका, लैडर का। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट केस में देखेंगे आपका कि कोई ऐसे कंटेनर है और इसमें दो आपका स्पेयर रखा हुआ है। ये दोनों स्पेयर ऐसे एक दूसरे के कांटेक्ट, और एक दूसरा वाला स्पेयर ऐसे है, और ये सरफेस है। तो इसका हम लोग देखेंगे एफबीडी। ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ये सी है, और ये पॉइंट डी है। तो ये कंटेनर है, इसमें दो रखे हुए हैं स्पेयर और इसका। तो इसका जब एफबीडी ड्रा करेंगे, एफबीडी, तो सबसे पहले स्पेयर को ड्रॉ कर लेंगे। इसका सेंटर G1 है और ये दूसरा है G2। तो इसका जो वेट है नीचे W=W1 mg लगेगा, और जो ये कांटेक्ट है, जो ये वाला सरफेस है, तो हमने बताया था इसका परपेंडिकुलर NB लगेगा, और ऐसे ही इसमें परपेंडिकुलर रिएक्टिव फोर्स लगेगा। और ये तो W आपका W=mg, और यहाँ से ये जो D पॉइंट है, यहाँ से भी आपका परपेंडिकुलर ND रिएक्टिव फोर्स लगेगा। और ये जो स्पेयर एक दूसरे से कांटेक्ट हैं, ये वाले, तो इसमें ये जो कांटेक्ट हमेशा ये जो है इसकी जो रेडियस से पास होंगे, इसके भी रेडियस से, इसके भी रेडियस से। और इसमें जो रिएक्टिव फोर्स आएगा इस पॉइंट में, तो इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल NC आएगा, और ऐसे ही इसमें भी NC, और दोनों की जो वैल्यू रहेगी सेम रहेगी। तो ये तो रहा हमारा एफबीडी, और यहीं पर मतलब एफबीडी ख़त्म होता है।